हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ सिटी में। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने भारतीय संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम उसके आगे के जो चार्टर आए उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि कंपनी की जो शासन की शुरुआत होती है वह 1765 से होती है। जो कंपनी होती है वर्ष 2000 मतलब 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित होती है और वर्ष 1765 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद एक शासकीय निकाय के रूप में बदल जाती है और यहीं से वह कंपनी जो होती है भारत में अपनी जो कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसको संचालित करने लगती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो उसके बाद के चार्टर या एक्ट आए उनको देखते हैं कि वे कौन कौन से चार्टर 1784 के बाद लाए गए थे। तो इनमें जो सबसे पहला आता है वो था 1786 का संशोधन अधिनियम। तो ये बेसिकली जो अधिनियम आता है ये उस समय के जो गवर्नर होते हैं, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके संबंध में लाया जाता है। तो इस एक्ट के माध्यम से वर्ष 1786 में जो लॉर्ड कर्नवालिस थे उनको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की गई। अर्थात जो गवर्नर जनरल थे उनको इस एक्ट के माध्यम से सैनिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी दोनों का हेड घोषित कर दिया जाता है। देखिए, वो प्रशासनिक हेड तो पहले से थे ही, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ये व्यवस्था की जाती है कि जो गवर्नर जनरल होगा वो जो सेना ब्रिटिश सेना होगा उसका भी एक प्रमुख होगा, यानी जो सेनाएँ होंगी वह उनको आदेश दे सकता है। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था इस एक्ट में ये की जाती है कि इस परिषद के जो निर्णय हैं उनको रद्द करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। तो बस यही दो प्रावधान इस संशोधन में लाए जाते हैं और जो इससे जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उनकी जो कह सकते हैं स्थिति है उसमें सुधार किया जाता है। इसके बाद जो अगला चार्टर आता है वो होता है 1793 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर के माध्यम से पहली व्यवस्था किया जाए जो कंपनी का राजनीतिक एवं व्यापारिक अधिकार होता है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब यह कंपनी भारत आती है तो जो ब्रिटेन की महारानी होती हैं केवल इसको 15 वर्षों के लिए ही पूर्व में व्यापार का एक अधिकार देती हैं, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो उसका एक अधिकार था उसको कह सकते हैं कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा देते हैं कि कंपनी जो है अगले 20 वर्षों तक और भारत में व्यापार कर सकती है। और दूसरी व्यवस्था इसमें यह की जाती है कि जो नियंत्रण बोर्ड होता है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं कंपनी के जो सदस्य होते हैं एवं कर्मचारियों का जो वेतन है वह भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया जाता है। पहले जो उनका वेतन था एक कंपनी के द्वारा दिया जाता यानी कंपनी था, लेकिन बाद में इस एक्ट के माध्यम से जो इनका वेतन का जो खर्च होता है या कह सकते हैं कि जो जितना पैसा इनके वेतन में खर्च होता है वो सारा का सारा भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया जाता है। यानी जो भी कर जो उस टाइम के अंग्रेज भारत से इकट्ठा करते थे उन्हीं राजस्व कोष से इन कंपनियों के अधिकारियों का वेतन देने की बात कही जाती है। अगली व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से की जाती है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं उनको मुंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार भी दे दिया जाता है। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी होती है उसको बंगाल के अधीन कर दिया जाता है, यानी उस टाइम तो इसको हेड तो बना दिया जाता है, लेकिन इनके पर्यवेक्षण करने का अधिकार जो है वह 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही दिया जाता है। अर्थात अब चाहे तो जो बंगाल के गवर्नर हैं वे मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी कर सकते हैं। पर्यवेक्षण का मतलब कि उनको निरीक्षण भी कर सकते हैं। अगली व्यवस्था यह की जाती है कि कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी जाती है और यदि वे ऐसा करते हैं यानी बिना अनुमति के भारत छोड़कर जाते हैं तो वह ऐसा करना उनके इस्तीफे के रूप में माना जाता है। अगला प्रावधान यह किया गया कि जो वरिष्ठ अधिकारियाँ थी उनकी नियुक्ति के संबंध में था कि जैसे गवर्नर जनरल हो गए जो बड़े बड़े पद थे और गवर्नर और कमांडर इन चीफ हो गए, इनकी नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। पहले कंपनी के
द्वारा भी यह किया जा सकता था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटेन की महारानी थी उनकी सहमति जो तो अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान करने का भी प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से किया गया कि वह ब्रिटिश सरकार को हर साल 5 लाख पाउंड भुगतान करेगी, यानी उनको ब्रिटिश सरकार को हर साल 5 लाख पाउंड देगी। इसके बाद जो अगला चार्टर एक्ट आता है वह 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के माध्यम से भी पुनः 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार पत्र को बढ़ा दिया जाता है। अब इसके बाद से देखेंगे तो हर बार जो भी एक्ट आएगा उसके माध्यम से जो कंपनी का अधिकार पत्र होता है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ दूसरी व्यवस्था यह की जाती है कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था उसको सीमित कर दिया जाता है और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा ब्रिटेन के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि ब्रिटेन में उस टाइम का परिदृश्य क्या होता है। तो देखिए, इसी टाइम ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर मशीनों द्वारा भारी मात्रा में सामान तैयार किए जाते हैं और उस सामानों को बेचने के लिए एक बाज़ार की आवश्यकता होती है। और आप सभी को पता है कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो इंडियन मार्केट है, यानी जो भारत का बाज़ार है, वो विश्व का एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मार्केट है। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उनको सीमित कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर सीमित किया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, समाप्त इसके अगले एक्ट में किया जाएगा। तो यहाँ जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उनको सीमित कर दिया जाता है और जो इंग्लैंड के सभी नागरिक थे, अन्य नागरिक, उनको भी भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। तो इस प्रकार जैसे कि उस टाइम जो उद्योग में भी था तो कपड़ा उद्योग था, वो सबसे बड़ा उद्योग था। और जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है उसके द्वारा जो कपड़े का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और जो उसको बेचने के लिए जब माल ज़्यादा हो जाता है तो उसको बेचने के लिए बाज़ार की भी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो वहाँ के नागरिक होते हैं वे ब्रिटिश पार्लियामेंट या कह सकते हैं सरकार पर दबाव बनाते हैं कि उनको भी पूरब में व्यापार का अधिकार मिलना चाहिए, जिसके बाद कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार होते हैं उनको सीमित कर दिया जाता है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार है सिर्फ उन्हीं को सीमित किया जाता है, जबकि उसके जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वे बने रहते हैं। इसके अलावा चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के संबंध में व्यापार कंपनी का एक अधिकार बना रहता है। अर्थात इन चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के संबंध में छोड़कर जो उसका व्यापारिक एक अधिकार होता है कंपनी का, वो समाप्त कर दिया जाता है। और इन दोनों को जो अधिकार होता है, एक अधिकार होता है, वह कंपनी का बना रहता है। इसके अलावा जैसे जो कपड़ा उद्योग होता है उन सभी का व्यापार अन्य नागरिक भी आकर भारत में कर सकते थे। अगली व्यवस्था ये की जाती है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का मौका दिया जाता है। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार जो ईसाई मिशनरी क्या होते हैं कि ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे और भारत में आकर यहाँ के लोगों को कह सकते हैं कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए मोटिवेट करते थे या उन्हें मजबूर करते थे और ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने का पहला मौका किस एक्ट के माध्यम से दिया गया था, तो था 1813 का चार्टर एक्ट। इसी के द्वारा इन लोगों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है। अगला प्रश्न इसमें आता है कि अगला प्रावधान होता है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय शिक्षा और साहित्य और भारतीयों के मध्य वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। तो इसके माध्यम से एक प्रावधान किया गया कि जो ब्रिटिश कंपनी है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह भारतीयों की शिक्षा और साहित्य और भारतीयों के मध्य जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसको बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख रुपया खर्च करेगी। वास्तव में जो ये खर्च था, एक कंपनी बहुत शौक से नहीं करती थी, बल्कि इसको खर्च करके जो भारतीयों का वह एक तरह कह सकते हैं कि सहानुभूति प्रदान करना चाहती थी, जिससे कि जो कंपनी का यहाँ पर अधिकार है वह लंबे समय तक बना रहे। अगला इसके बाद चार्टर आता है वो 1814
1933 का चार्टर एक्ट होता है। इस चार्टर के माध्यम से जो शासन प्रणाली होती है उसका केंद्रीकरण किया जाता है। केंद्रीकरण कैसे किया जाता है तो मैं भी बताऊंगा उसको, कि इसके माध्यम से जो पहला काम किया जाता है वो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार होता है उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि उसका जो व्यापारिक अधिकार था इसके पिछले वाले एक्ट के माध्यम से उसको सीमित किया जाता है। जैसे चीन और चाय के संबंध में जो उसका व्यापारिक एक अधिकार था वो बना रहता है, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी इसका राजनीतिक जो अधिकार होता है वो बना रहता है, यानी वो जो कर वर वसूलने का इसका आधार रहता है, मतलब जो यहाँ पर टैक्स वसूलने का अधिकार रहता है इसका बना रहता है। खाली इसके व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया जाता है। और दूसरा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और जो आपने पढ़ा होगा कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो इसी के द्वारा यहाँ की जो शासन प्रणाली था उसका केंद्रीकरण किया गया, यानी अब जो गवर्नर जनरल होगा केवल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा बल्कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में जो पहले गवर्नर का पोस्ट होता था उसको 1773 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल था जो से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उसके बाद कई लोग आए, फिर जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक आए, इन्हीं के समय में जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसको समाप्त करके संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट बना दिया गया। यानी अब जो गवर्नर जनरल होगा वह केवल बंगाल, बिहार या उड़ीसा का ना होकर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। और जो पहले व्यक्ति बने थे संपूर्ण भारत के गवर्नर, उनका नाम विलियम बेंटिंक था। इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या थी उसको 3 से 4 कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया के तहत हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो पहले संख्या 4 हुआ करती थी उसको एक कम करके 3 कर दिया गया था। और इस एक्ट के माध्यम से, चार्टर के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा व्यक्ति जोड़ा गया जो कि एक विधि सदस्य होता था, मतलब विधि के बारे में जानकारी रखने वाला होता था। और वो प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे लॉर्ड मैकाले। और इनका जो कार्य था जनरल, मतलब जो गवर्नर जनरल थे उनको कानूनी मामलों में सलाह देना। देखिए ये परिषद के सदस्य तो हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। केवल यह गवर्नर जनरल को सलाह देने का काम करते हैं। और उस सलाह को मानने के लिए गवर्नर जनरल बाध्य भी नहीं होता है कि जैसे कि वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए वह बाध्य नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार इस चार्टर के माध्यम से भी ये व्यवस्था की गई थी। जो गवर्नर जनरल होगा वह इनसे सलाह तो ले सकता है लेकिन इनके सलाह को मानने के लिए वह बाध्य नहीं होगा। इसके अलावा अगली व्यवस्था यह की गई कि जो सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। कि अब जो भी सरकारी नौकरियां होंगी वह जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर ना देकर बल्कि एक समान होगी, यानी समानता के सिद्धांत को यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि एक्ट मतलब चार्टर आने के लगभग 10 वर्ष बाद 1843 में लॉर्ड एलनब्रो द्वारा भारत में दास व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और दास व्यवस्था को मतलब एक गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद जो अगला चार्टर आता है वह होता है चार्टर एक्ट 1853। तो यह कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट होता है। और इस एक्ट के माध्यम से जो पहला प्रावधान किया जाता है वह होता है कि जो सरकारी नौकरी में जो सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। पहले जो कंपनी थी उसका इन सेवाओं पर कह सकते एक तरह से प्रभुत्व था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की जाती है। अगली व्यवस्था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 थी, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसमें कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर होते हैं यानी निदेशक मंडल, उनके जो सदस्यों की संख्या 24 थी उसको घटाकर 18 कर दी जाती है। और इसमें जो 6 सदस्य होते हैं वह ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
अर्थात जो मनोनयन की प्रक्रिया का आरंभ होता है वो यहीं से होता है। जैसे कि भारत में जो राज्यसभा होता है उसमें जो राष्ट्रपति होता है वह 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो ठीक इसी प्रकार इस एक्ट के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 6 सदस्यों का मनोनयन ब्रिटिश काउंट के द्वारा किया जाता है। और जो मैंने अभी जस्ट इसके पीछे बताया कि जो लॉर्ड मैकाले चौथे सदस्य या व्यक्ति गवर्नर परिषद में जोड़े जाते हैं, उनको उस टाइम विधि के संबंध में कोई कह सकते मत देने का अधिकार नहीं था और ना ही वह उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होता था। इस एक्ट के माध्यम से जो चौथा सदस्य होता है उसको गवर्नर परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया जाता है। यानी अब वह चाहे तो किसी विषय पर परिषद में वोटिंग भी कर सकता था और उसका वोटिंग मान्य होता था। अगली व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से ही की जाती है कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है कि अब जो विधेयक बनाने का और जो प्रशासन करने का कार्य था उन दोनों के एक दूसरे से पृथक कर दिया जाता और इसके लिए परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े जाते हैं जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। और इनमें से भी जो 4 सदस्य होते हैं वो लोकल से उठाए यानी स्थानीय सदस्य होते हैं, जैसे कि मद्रास, बम्बई, बंगाल, आगरा से यह 4 सदस्य गवर्नर की परिषद में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।